एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं हसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फिरका परस्त बुज़दिलों को ललकारने वाली बहादुर मुस्लिम लड़की की दहाड़ ने सियासी जमातों और तंजीमों को जगा दिया। हिजाब पर जारी घिनौनी सियासत के खिलाफ शहर में हुए खवातीन भी आई आगे। वज़ीर आज़म के मुतनाज़ा बयान पर भड़की कांग्रेस, मोदी को दिलाई शर्म, मुल्क से माफी मांगने का किया मुतालबा। मेंबर असेंबली मनीषा कायंदे ने कहा, शक्ति कानून से खवातीन पर मुजालिम के वाक़यात होंगे कम। और भेस बदलकर MIDC वॉलिश पुलिस ने 2 व्हीकल चोरों को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ मुजाहरा करने वाले बुज़दिलों का बहादुरी के साथ सामना करने वाली मुस्लिम लड़की की ललकार ने शहर समेत पूरे मुल्क में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। औरंगाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातें और तंजीमों ने वाक़े की मजम्मत की। कर्नाटक के एक तालीमी इदारे में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम तालिबात ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब ये मामला चल ही रहा था कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली दहशतगर्द हिंदुत्ववादी तंजीमें हरकत में आ गई। इन तंजीमों के बुज़दिल कारकुनों के गौल तालीमी इदारों के सामने हिजाब के खिलाफ मुजाहरा करने लगे। 2 रोज पहले एक मुस्लिम तालिबा ने बुज़दिलों के इस गौल का इंतहाई पामर्दी के साथ न सिर्फ सामना किया, बल्कि मजहबी मुनाफरत भड़काने के लिए नारे लगाने वाले इन जुनूनियों को अल्लाहु अकबर के नारे लगाकर जवाब भी दिया। मुल्क भर के सेकुलर और अमन पसंद हलकों में इस मुस्लिम लड़की की बहादुरी की सताइश की जा रही है। फिरका परस्ती के जुनून में मुब्तला इन बुज़दिलों को ललकारने वाली इस मुस्लिम लड़की की आवाज़ से जैसे पूरा मुल्क थर्रा गया। सियासी जमातों और तंजीमों में हरकत हुई। आज शहर जिला कांग्रेस अखिलेती सेल के एक वफ्द ने डिविजनल कमिश्नर की मुआरिफत सदर जमहूरिया हिंद को मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब के नाम पर मुस्लिम तालिबात के साथ हो रही नाइंसाफ़ी की सख्त मजम्मत की गई और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वफ्द में हिशाम उस्मानी, डॉक्टर जफर खान, हमद चाउश, मुजफ्फर खान, शेख शफीक, योगेश थौरात, सैयद यूनुस, मतीन अहमद, यूनुस पटेल, अब्दुल खयूम, अकील पटेल वगैरह मौजूद थे। कर्नाटक में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पिछले 8-15 दिन से एक मामला गरमाया हुआ था। 4-5 जो लड़कियां थी, उन लड़कियों को हिजाब में वहाँ पर आने में पाबंदी उस इंस्टीट्यूशंस के तरफ से की जा रही थी। तो वो जितनी भी पाबंदियाँ वगैरह जो भी मामलात है कर्नाटका के अंदर जो चल रहे हैं, उन मामलात का सीधा हमको ये समझ में आता है कि ये संविधान का उल्लंघन करने का काम ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया हुआ है कि हमारे मज़हब में हम कैसा पहने, कैसा खाए, कैसा पिए। तो ये जो भी काम हो रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया हुआ है, उस संविधान को उसके हटके ये काम करके उसको उल्लंघन करने का काम ये जो सरकार कर रही है, उस सरकार के जितने भी लोग इसके अंदर मुलविस है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमने आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा करके हिजाब पर जारी सियासत की सख्त मजम्मत की। आघाड़ी ने मुतालबा किया, हिजाब के नाम पर मुस्लिम तालिबात को हरासा करने वाले कर्नाटक के तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहरे में नीलेश विश्वकर्मा, रविकांत राठौड़, सतीश गायकवाड़ और लता बामने वगैरह मौजूद थे। अभी कल इसी के लिए दोनों पक्ष हाईकोर्ट में गए हैं। हाईकोर्ट की बेंच पे कल सुनवाई होनी थी, कल हुई नहीं है, तो ये मुद्दा कोर्ट में है। तो एक तरफ से 6 बच्चियाँ जिन्होंने हिजाब पहनकर क्लास में जाने के लिए परमिशन के लिए किया हुआ है, और दूसरी तरफ से
जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने इसका पक्ष रखा है। कल दीक्षित जब साहब इसके ऊपर बोल रहे थे, लेकिन कल की बेंच में इसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जल्द इसके ऊपर संविधान के साथ हमें लड़ाई लड़ेंगे और कहीं तो भी हमारे देश की बच्चियों को जो सुरक्षितता का माहौल है, एजुकेशन से जो दूर रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं रोकने का काम आप सभी के साथ। जिस तरह का नफरत आज के युवा में बनाया जा रहा है, जो युवाओं को रोजगार की बात करनी चाहिए, जो युवाओं के साथ अपग्रेड, जो कि विश्व को गुरु बनाने की बात भारत की जाती है, उस तरह की राजनीति को लेकर फोकस होना चाहिए। यहाँ का युवा पढ़ा लिखा समझदार है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स है जो उस कॉलेज में पढ़ते नहीं, वो दुपट्टा डाल लेते हैं और दुपट्टा डाल के उस कॉलेज में जिस तरह हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसे कहीं ना कहीं खेत जाएगा। पूरा हिंदुस्तान इसको चैनल पे देख रहा है, न्यूज़ पे देख रहा है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, जो करियर ओरिएंटेड है, फिर जिस तरह के एजुकेशन यूनिवर्सिटी में होते हैं वहाँ पे वो अपने करियर के लिए जाता है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। जिनको राजनीति करनी है, जिन्होंने एजुकेशन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो लोग इस तरह का काम और नफरत की राजनीति फैलाते हैं। और जब पूरा हिंदुस्तान देखता है तो निश्चित ही ऐसी जो बच्चियां लड़ रही है उनके साथ ऊपर खतरा खड़े हैं। जो आज युवा आघाड़ी यहाँ पे उसका जाहिर निषेध कर रही है। सरकार को जो है तो माफ नहीं कर सकते, और हमारी तकलीफ और हमारी परेशानी के लिए ये लोग देख नहीं रहे, हमें रोड पे लाना चाहते। हर जवान बूढ़ी बहन, जवान बेटी बच्चे की बुर्का उतारना चाहते, लेकिन इसके पीछे इनका क्या षड्यंत्र रचना चाह रहे, ये अभी हमको पता नहीं लग रहा। अभी कोर्ट में जो है तो इसके खिलाफ हमारी बहन ने कर्नाटक से जो है तो वहाँ पर केस दर्ज करे, लेकिन अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन हमको हमारे इस्लाम के खिलाफ सुनवाई होना चाहिए, नहीं तो हम तख्तो ताज और कलेक्टर को पलट के रख देंगे, नहीं तो उसका रहना मुश्किल कर देंगे हम। कभी हमारे हिजाब के साथ और हमारी कोई भी बाल बेटी के साथ छेड़खानी ना करे तो इसी में उनकी बेहतरी है, नहीं तो वरना हम रोड पे उतर जाएंगे। तो किसी गुंडे से मवाली से हम भी और तो कम नहीं है, क्योंकि हमारे हिजाब के ऊपर और हमारे बुर्के के ऊपर जो उंगली उठाएगा उसको जड़ से हम काट के रख देंगे। कर्नाटक में हिजाब पर जारी घिनौनी सियासत के खिलाफ शहर की खवातीन तंजीमों और तालिबात ने भी आवाज उठाई। एडीएन के जरिए खवातीन ने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया कि तालिबात के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले तालीमी इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हे राजकारण अगदी खालच्या पातळीला जाऊन स्थानिक लोक किंवा जे सरकार असेल ते खालच्या पातळीला जाऊन आणि विद्यार्थ्यांचा उपयोग करून हे राजकारण खेळत आहे। जाती जातीमध्ये द्वेष भावना निर्माण करणं, दंगली घडवून आणणं, हे याचा कुठला तरी पहिली पायरी आहे असं मला आज म्हणायचं आहे। आणि आपण जे म्हणतो निळ्या विरुद्ध भगवा, भगव्या विरुद्ध हिरवा, याच्यासाठी लढणाऱ्या लोकांना आजपर्यंत तिरंगा कळलाच नाही। त्या मागे 100% राजकीय हेतूच आहे, कारण ती जी शाळा कॉलेजामधली मुलं आहे त्यांना इतकं नॉलेज नाही आहे, मला तरी असं वाटतं की त्यांनी हा प्रोटेस्ट करायला पाहिजे। मग ठीक आहे, काही समाज आजपर्यंत असा पण आहे की काही समाजामध्ये घुंगट पद्धत आहे की त्या समाजामधल्या महिला कुठल्या पण दुसऱ्या व्यक्तींसमोर, पुरुषांसमोर, दुसऱ्या बाहेरच्या पुरुषांसमोर हे घुंगट जे आहे ते उघडत नाही। मग त्या समाजाला आपण टार्गेट करत नाही। आणि आतापर्यंत मी हिंदू आहे, मला पण माझ्या समाजाचा गर्व आहे, मी हिंदू म्हणून या गोष्टीचा निषेध करते। सर्वप्रथम तर मी या गोष्टीची कठोर शब्दात निंदा करते की कर्नाटकच्या उडुपी जिल्ह्यामध्ये जे महात्मा गांधीच्या नावावर जे कॉलेज आहे त्या ठिकाणी हिजाबवरून मुलींना शिक्षण देण्यास नकार दिले जाते। आज आपण इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात उभे आहोत आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं एक वाक्य मला खूप आठवतं की त्यांनी सांगितलं होतं की जे विद्यार्थी दशकेत असताना विद्यार्थ्यांनी राजकारणाकडे वळू नये, राजकारण करू नये, कारण हे जे वय असताना हे आपलं करिअर घडवण्याचं असतं, आपलं अभ्यास करण्याचं वय असतं आणि विद्यार्थ्यांनी या गोष्टीमध्ये पडू नये आणि तेच त्यांच्यासाठी चांगलं असतं। जे मुली शिक्षण घेत आहे हिजाब घालून, तर त्याचा आणि शिक्षणाचा काय म्हणजे कोणत्या ठिकाणी अनइक्वॅलिटी दिसते। जर आपण भारताचं जर संविधान बघितलं, तुम्ही मला संविधानबद्दल विचारलं की संविधानमध्ये याची काय तरतूद आहे, तर आपल्या भारताचं जे प्रियम्बल आहे, आपलं जे कॉन्स्टिट्यूशनचं जे प्रियम्बल आहे त्याचं बेसिक स्ट्रक्चरच आपल्याला काय सांगतं की आपल्या धर्मानुसार वागण्याचा आपला अधिकार आहे आणि भारतातील नागरिकांनी बंधुता, फॅटर्निटी एकमेकांमध्ये रुजवण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजे। म्हणजे डायव्हर्सिटीमध्येच युनिटी आपली सगळ्यांनी ठेवणं हे खूप गरजेचं आहे। आणि आज विद्यार्थ्यांना हिजाब आणि भगवाच्या नावावर डिवाईड केले जाते।
तर आर्टिकल 25 जर आपण बघितलं कॉन्स्टिट्यूशनचं, तर आर्टिकल 25 क्लॉज 1मध्ये देखील सांगितलेलं आहे की प्रत्येक नागरिकाला आपल्या धर्मानुसार प्रॅक्टिस करण्याचा म्हणजे राहण्याचा, बिलीव्ह करण्याचा हा अधिकार आहे आणि तो फंडामेंटल राईट्स आहे. त्यांना कोणतीही गव्हर्नमेंट हिरावू शकत नाही आपल्यासाठी. की आपल्या भारत देशामध्ये जेव्हा लोकशाही आहे, आपण संविधानवादी आहोत. संविधानवादी देशामध्ये प्रत्येकाला हक्क अधिकार दिलेले आहेत. आपल्या स्वतःच्या हक्क अधिकारावर आपल्याला कुठले कपडे घालावे, कुठलं जेवण करावं, कसं बोलावं, काय बोलावं, हे सगळं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असताना जर आपल्याला आपल्या हिजाबवरून जर बोलल्या जात असेल तर हे कुठंतरी हे मनुवादी विचारसरणीचे पुरजोरपणा करण्याची लक्षणं आहेत. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या भारत देशामध्ये जर महिलांना अशा प्रकारे प्रताडित करण्यात येत असेल तर त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा हा शौर्याचा भगवा आहे. कुठल्याही महिलेच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी त्याचा वापर करणं याचा सुद्धा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आणि एक महिला म्हणून हिजाबला मी ज्यांना जर मुस्लिम धर्माची ती एक संस्कृती आहे, जर त्यांना त्याच्यात कम्फर्टेबल वाटत असेल, त्यांना त्याच्यात जर स्वतःचं संरक्षण वाटत असेल तर त्यांनी तो परिधान करावा. ते आपलं स्वतःचं एक स्वातंत्र्य आहे. त्यांना कुणीही बळजबरी करत नाही. जशी हिंदू संस्कृतीमध्ये कुंकू लावणं आहे त्याच पद्धतीने मुस्लिम धर्मामध्ये हिजाब वापरणं ही एक त्यांची संस्कृती आहे. आणि त्यांच्या संस्कृतीचं ते जर जतन करत असेल तर माझा त्याला काहीही एक विरोध नाही. ते त्यांचं समर्थन आहे. त्या महिला जर स्वतःच्या मर्जीने घालत असेल तर आपण विरोध करणारे कोण? या देशामध्ये लोकशाही है, ठोकशाही नहीं. कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है और एजुकेशन से बेसिक जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे रोका जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमारे ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि तमाम जो सिविलाइज लोग हैं उनके लिए एक बहुत शर्म की बात है कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमें 25 आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है कि हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी मज़हब की पूरी आज़ादी हमें हासिल है कि हम जिस ड्रेस को चाहे अपना सकते हैं, पहन सकते हैं. तो ये रोक की कोई वजह समझ में नहीं आती. दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया था, हाई कोर्ट में अपील की गई है, केस की सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद लड़कियों के ऊपर जिस तरह से वहाँ के स्टूडेंट्स लड़के हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक बात है. वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब एक लड़की के ऊपर चीख और पुकार की जा रही थी? जो लड़की कवर्ड रहकर हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल कर रही है उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वहाँ पर इस चीज़ के लिए बड़ी मान्यता दी जाती है. जो कवर्ड रहता है या जो हेड कवर करता है एक इज़्ज़त की निगाह, रिस्पेक्ट की तरह निगाह से उसे देखा जाता है. और तमाम कल्चर, तमाम रिलीजन्स में ये चीज़ है. हमारी प्रतिभा पाटिल है, वो भी हमेशा हेड कवर कर कर आती थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका एजुकेशन इससे इफेक्ट होता है या वो कमज़ोर पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो कोई रीज़न इसका समझ में नहीं आता है. ये बात समझ में आती है कि एक सियासी खेल खेला जा रहा है, बहुत एक गंदा खेल है जो स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है. तो अचानक से यहाँ पर क्या ऐसी वजह है जो हिजाब के ऊपर अपोजिशन स्टार्ट हो गया? हम समझते हैं कि सिवाय ये पॉलिटिकल अपीजमेंट के जो मेजॉरिटी सेक्शन को अपीज़ करना है और वोट बैंक को कलेक्ट करना, इसके सिवा और कोई इसका मकसद नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरे मज़ाहिब की भी बहनें हैं जो अपने घूंघट से, चुन्नी से और दीगर तरीक़ों से वो अपने हेड को कवर करती है. अब तक कोई परेशानी नहीं थी, अचानक यहाँ पे चीज़ें आ गई. तो हमारा मानना ये है कि हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह हमारा सिस्टम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाता था आज उसको डिमोनाइज करने में लगा हुआ है. बिल्कुल हुलिगनिज्म या गुंडागर्दी का जो सिस्टम है इसको वो बढ़ोतरी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है. जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इतने डिसअपॉइंटिंग है, जहाँ एक अकेली लड़की को तन्हा पूरा का पूरा एक मॉब घेर लेता है. तो ये सुल्ली बाई बुल्ली बाई, ये इस तरह के ऐप्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, लिंचिंग्स है, उनके ऊपर वक्त पे अगर एक्शन लिया जाता, प्लानिंग की जाती, पुलिस का एक्शन, गवर्नमेंट का एक्शन लिया जाता, तो आज हमको ये नज़ारे देखने में नहीं आते. कर्नाटक के पीएस कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब का विरोध किया गया. मैं इस घटना का निषेध करती हूँ और भारतीय महिला फेडरेशन की ओर से इस घटना की निंदा करती हूँ. हमारे भारत में भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को उसके धर्म का चयन करने का और उसके धर्म के रीति रिवाजों का पालन करने का पूरा अधिकार देता है. मगर इसके साथ साथ ही अपनी मर्जी से शिक्षा प्राप्त करना, रोज़गार प्राप्त करना और अपनी मर्जी से भारत के किसी भी कोने में वास्तव्य करने का अधिकार भी हमारे देश का संविधान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे प्रदान करता है. इस हक को विरोध करने का किसी का भी अधिकार नहीं है.
मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में पिछले 7-8 सालों में बीजेपी के शासन में विशेषतः स्त्रियों के खिलाफ, उसी तरह से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जिस तरह की निंदनीय घटनाएं घटती हैं, उस पर हमारे पीएम साहब का एक ट्वीट नहीं आता और ना ही वे इस चीज़ की निंदा करते हैं। सिर्फ निंदा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे गुंडा तत्वों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे औरंगाबाद का एडीएन न्यूज़ जो है, मैं ख़ास तौर पे इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कई बार एडीएन न्यूज़ बहुत ही अलग अलग तरह के मुद्दों को उठाते आ रहा है और फ़िलहाल जो मुस्लिम महिलाओं पर ये जो हिजाब का विरोध करने का जो गुंडागर्दी शुरू है, ये भी मुद्दा एडीएन न्यूज़ ने उठाया है। तो मैं फिर से एक बार उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोरोना वबा और महाराष्ट्र के ज़िमन में पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के बयान का जबरदस्त रद्द-ए-अमल पूरी रियासत के साथ औरंगाबाद में भी सामने आया। कांग्रेस ने 2 मुकामात पर शर्म करो मोदी के उन्वान से मुजाहरा किया और इस बयान के लिए आवाम से माफी मांगने का मुतालिबा किया। पार्लियामेंट के जारी इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के लिए हुकूमत महाराष्ट्र और कांग्रेस को मोर्दे इल्जाम ठहराया था। वज़ीर आज़म के इन इल्जामात पर रियासत भर में शदीद नाराजगी फैल गई। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस ने आज सुबह मुकुंदवाड़ी जालना रोड पर मजम्मती मुजाहरा किया। मुजाहरे में जिला सदर कल्याण काड़े, नामदेव पवार, जगन्नाथ काड़े, रामराव शेलके, सुरेंद्र साळुंके, किरण पाटील डोणगावकर, भावसाहब जगताप, राहुल सावंत, सरोज मसलगे पाटील, हेमा पाटील, मुरनाली देशपांडे, अशोक डोलस और कांचन कुमार चाटे समेत कसीर तादाद में कांग्रेसी कारकुनान मौजूद थे। की देशाच्या पंतप्रधानाला विसर पडलाय की मी देशाचा पंतप्रधान आहे का भारतीय जनता पक्षाचा पंतप्रधान आहे। या देशाचं सर्वोच्च सभागृह आपण ज्याला मानतो ती लोकसभा, त्या लोकसभेमध्ये काँग्रेसच्या बद्दल असं वक्तव्य करायचं आणि अशा वक्तव्यामध्ये काँग्रेस द्वेष्टा म्हणून आपल्या स्वतःची प्रतिमा सिद्ध करायची, या पद्धतीचं वक्तव्य ज्या आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या, आपल्या देशातला भारतीय जनता पक्ष, त्याचा हा पंतप्रधान, त्यांनी काय केलं की काँग्रेसने महाराष्ट्र राज्यातले अनेक गोरगरीब लोक त्यांच्या घरी नेऊन पोहोचवले आणि म्हणून देशभर कोरोना पोहोचवला। अशा पद्धतीचा चुकीचा वक्तव्य ज्या सभागृहात केलं त्याची लाज वाटली पाहिजे खऱ्या अर्थाने। अरे त्यावेळेला अन्न करून माणसं मरत होती। आमच्या करमाडमध्ये मध्य प्रदेशमधले मजूर रेल्वे ट्रॅकने चालले होते, रात्र झाली म्हणून तिथं झोपले रेल्वे रुळावर, मालगाडी आली 16 जणाला चिरडून टाकलं। अशा स्थितीत महाराष्ट्राच्या माणसांनी काय हातावर हात बसून ठेवायचा? पण अशाही परिस्थितीत काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी आपल्या राज्यातले जे बाहेर राज्यातून आलेले जे मजूर होते, गोरगरीब माणसं होती, त्यांना काँग्रेस पक्षातल्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी अन्न पाणी दिलं, सहारा दिला, राहायला जागा दिली आणि परत त्यांच्या घरी पोहोचवण्याचं काम केलं। हे पंतप्रधानांनी त्यांच्या सभागृहातल्या भाषणात सांगितलं आणि परत काय म्हटले की याच्यामुळे देशामध्ये सगळ्या कोरोना पोहोचला। अरे लाज वाटली पाहिजे, आपण काय बोलतोय? देशाचे सर्वोच्च सभागृह, सर्वोच्च पदस्थ असलेला माणूस आणि आपण बोलतो काय, करतो काय? याच्यामुळे उलट ज्या लोकांना आम्ही पोस्ट केलं त्यांच्या मनामध्ये काँग्रेसबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली आणि या देशाच्या पंतप्रधानावर ते थुतू करायला लागले की अरे त्यावेळेला आम्हाला संकटकाळी कोण कामाला आलं महाराष्ट्रामध्ये? ती काँग्रेस आली। कोण कामाला आलं? महाविकास आघाडीचं सरकार आलं। आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही काँग्रेसवर टीका करता। अरे कोणत्या गोष्टीवर टीका करावी आणि कोणत्या गोष्टीवर टीका करू नये याचं सुद्धा तारतम्य आपल्या देशाच्या पंतप्रधानाला राहिलं नाही आणि म्हणून मी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानाला भारतीय जनता पक्षाचा पंतप्रधान संबोधतो आणि त्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी भी रास्ते पर उतरी। गांधी पुतला शाहगंज में कांग्रेसियों ने शर्म करो मोदी के उन्वान से मजम्मती मुजाहरा किया।
मुजाहरे की क़यादत शहर सदर हिशाम उस्मानी ने की, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। एडीएन से बात करते हुए हिशाम उस्मानी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कोरोना वबा पर सियासत करने से बाज रहने और मुतनाज़ा बयान के लिए आवाम से माफी मांगने का मुतालबा किया। नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले संसद में जो अभद्र टिप्पणी और जो एक बेजवाबदार वक्तव्य उन्होंने महाराष्ट्र की जनता और देश के गरीब मजदूरों के बारे में किया है, उसके निषेध हमने यहाँ पे व्यक्त किया। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी इस देश से और महाराष्ट्र की जनता से ये माफ़ी मांगे, मजदूरों से माफ़ी मांगे। उन्होंने जो अपनी जवाबदारी को न स्वीकारते हुए उन्होंने देश की और महाराष्ट्र के ऊपर तोहमत लगाई है कि कोरोना ये महाराष्ट्र से गए हुए लोगों ने फैलाया, इसका हम तीव्र विरोध करते हैं। जो कर्नाटक में घटना हो रही है, ये सारा इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी कर रही है, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। हमारी डिमांड है कि यह ऐसा कोई भी कानून किसी भी धर्म के ऊपर नहीं आना चाहिए कि आप क्या पहने और यूनिफॉर्म के साथ आप बिंदी नहीं लगा सकते, हिजाब नहीं कर सकते, या आप टर्बन, सिख लोग अपनी पगड़ी नहीं पहन सकते। ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो हमको दिया हुआ संविधान है वो हमको अधिकार देता है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। हम मांग करते हैं कि मोदी इस देश से माफ़ी मांगे और बीजेपी जो ये देश को तोड़ने का काम कर रही है वो अपनी हरकतों से बाज आए। आज जे आम्ही निषेध व्यक्त करते मोदी सरकारच्या विरोधामध्ये, तर ते आज त्यांनी भारतामध्ये एवढा कोरोना पसरलेला असताना, जी महामारीमधून आत्ताच देश सुधारत असताना महाराष्ट्रावर जे लांछन लावलंय की महाराष्ट्राने कोरोना स्प्रेड केलेला आहे, ते अतिशय निंदनीय आहे। पंतप्रधान मोदींनी जो आरोप केलेला आहे की महाराष्ट्रातनं लोक म्हणजे हकलून लावलेले आहेत, हे एकदम चुकीचं आहे। त्यावेळेस परिस्थिती जेवढी विचित्र आलेली होती की आर्थिक परिस्थिती सर्वांची डावललेली होती आणि त्यामुळे मोदी सरकारने जे वक्तव्य केलेले आहे संसदेमध्ये, त्या वक्तव्याचा आम्ही सगळेजण निषेध करतो आणि पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेस पक्षाची किंवा महाराष्ट्राची माफी मागावी, एवढंच एक महिला या नात्याने मी सांगू इच्छिते। शोलापुर शाहराह पर जारी गैरकानूनी प्लॉटिंग की कोशिश कॉर्पोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने नाकाम बना दी। इन्हदामी दस्ते ने यहां से प्लॉटिंग का साजो सामान भी जब्त कर लिया। कॉरपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने ये कार्रवाई बीड़ बाईपास रोड शोलापुर शाहराह के गट नंबर 53, 54, 59 और 60 में की। यहाँ तकरीबन 15 एकड़ से ज्यादा जमीन ग्रीन जोन में है। इस जमीन पर अफजल बुढ़न शेख, शकील हसन शेख, मोइनुद्दीन ताजुद्दीन, शेख इस्लाम शेख हुसैन और इनके दिगर साथी प्लॉटिंग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने जमीन पर प्लॉटिंग की मार्किंग की थी। इसकी इत्तला पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनवने, RS राशतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर PB गौली, सागर श्रेष्ठ, विजय जाधव वगैरह ने इन्हदामी दस्ते के हमराह कार्रवाई की। प्लॉटिंग के निशान मिटा दिए गए और प्लॉटिंग का साजो सामान जब्त कर लिया गया। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। आज शहर में ओशो सन्यासियों की जानिब से ध्यान कैंप और पहली कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ओशो तंजीम के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसील बताई। वर्तमान ट्रस्टियों ने जो मनमानी करके हमारे सदगुरु की विरासत को और सदगुरु की समाधि को नष्ट करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसके विरोध में ओशो अजंता एलोरा मेडिटेशन कम्यून औरंगाबाद और ओशो ब्लेसिंग मेडिटेशन कम्यून नांदेड़ की तरफ से समस्त सन्यासियों को यह आह्वान करता हूं कि 21 मार्च 2022 को हम सारे लोग माला पहनकर रिजॉर्ट में, जो उनकी नज़र में रिजॉर्ट और हमारी नज़र में कम्यून है, जाएंगे। यह हमारा अधिकार है। मैं आपके माध्यम से समस्त सन्यासियों को यह आह्वान करता हूं, 21 मार्च को पुणे में आइए और माला पहनकर जाइए। माला पहनना हमारा अधिकार है। इसके अलावा मैं वर्तमान ट्रस्टियों को ये निवेदन करता हूं कि 11 दिसंबर गुरु पूर्णिमा, 19 जनवरी और 8 सितंबर के जितने भी कार्यक्रम पहले होते थे उसी हिसाब से किए जाएं। पोडियम जो तोड़ दिया गया था, जिस पर ओशो प्रवचन देते थे, उसका पुनर्निर्माण हो। समाधि में ओशो की वही फ़ोटो लगाई जाए और पूरे कम्यून में ओशो की जहाँ जहाँ फ़ोटो लगी थी वो लगाई जाए। पुराने पोडियम पर ओशो की जो कुर्सी रखी जाती वो कुर्सी रखी जाए और आर्थिक अनियमितताओं का जो मोक्ष स्वामी ने कहा है वो सब बंद किया जाए। अब ओशो के लाखों सन्यासी जाग चुके हैं, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। शक्ति कानून से खवातीन पर मुजालिम के वाकयात कम होंगे, ये बात मेंबर असेंबली मनीषा कायंदे ने कही।
शिवसेना की जानिब से शक्ति कानून के जिम्मन में बेदारी के लिए जिले में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें शक्ति कानून की अहमियत व इफादियत बताई जा रही है। सुरेवाड़ी के साई लॉन्स में शिवसेना महिला आघाड़ी ने ये प्रोग्राम रखा था। महिला आघाड़ी की प्रतिभा जगताप, अर्पिना रानावत, जयमाला दुर्भे और रुक्मणी पवार ने इसका एहतमाम किया। मेंबर असेंबली मनीषा कायंदे ने प्रोग्राम से खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शक्ति कानून नाफिज किया है। इस कानून में खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती, हमले, सोशल मीडिया पर बदनामी, असमतदरी और नाइंसाफ़ी जैसे जुराइम के लिए सख्त सज़ा की गुंजाइश रखी गई है। सिर्फ 21 दिन में ऐसे मुकदमात का फैसला होगा जिसकी वजह से खवातीन पर मुजालिम के वाक़यात पर रोक लगेगी। प्रोग्राम में मेंबर असेंबली अंबादास दानवे ने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिवसैनिक मुस्तैद रहें। मुंबई की तर्ज पर औरंगाबाद में निर्भया स्क्वाड बनाने के लिए महिला आघाड़ी पुलिस व इंतजामिया की मदद करे। प्रोग्राम में खवातीन कमीशन की मेंबर संगीता चौहान, बाला साहब थौरात वगैरह मौजूद थे। रमाई अम्बेडकर के जश्न यौम पैदाइश के तहत मनाए जा रहे महोत्सव में मुफ्त तिब्बी जांच कैंप मुनक्किद किया गया। युवा महोत्सव के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ड्रामा हॉल में आज मुफ्त तिब्बी जांच कैंप रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में मरीजों की तिब्बी जांच व इलाज किया गया। कैंप का एहतमाम प्रकाश इंगड़े, एडवोकेट नागसेन वानखेड़े, अनिल दीपके, गजानन गवई, नितिन हजारे, नारायण खरात, अमूल घुगे और सचिन खंदारे ने किया था। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटीमध्ये गेली 7 वर्षापासून समितीची युवा पर्व भीमोत्सव समितीतर्फे रमाई जन्मोत्सव सोहळा आम्ही गेली 7 वर्षापासून घेत असतो। त्यानिमित्तानं आम्ही काल नाटक आणि लघुचित्रपटाचं सादरीकरण झालेलं आहे। आज दुसरा दिवस आहे। आज आंबेडकरी जलसा इथं होणार आहे। तरी त्यानिमित्तानं रमाई जन्मोत्सवाच्या निमित्तानं आम्ही आय चेकअप आणि हेल्थ चेकअपचे आयोजन केलेले होते। आता ते सुरू झालेलं आहे। मी तुमच्या याच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की रमाई जन्मोत्सव हा आनंदात आणि भरभराटीचा झालेला आहे। काल पण सुद्धा झालेला आहे। आज पण सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी या कार्यक्रमासाठी उपस्थिती दर्शवावी आणि हेल्थ चेकअप आणि आय चेकअपसाठी इथे यावं। कोरोनाच्या काळामध्ये लोक बाहेर निघालेले आहेत आणि हेल्थचं ज्या आपण जर विचार केला हेल्थचा तर लोक जरा थोडंसं घाबरलेले आहेत। आम्ही त्यानिमित्तानं सांगितलं की हेल्थ चेकअप हे फ्री ऑफ कास्ट करण्याचं आहे आणि आय चेकअपसुद्धा फ्री ऑफ कास्ट करण्याचं आहे। रमाई जन्मोत्सव सोहळ्याच्या निमित्तानं या कार्यक्रमाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे आणि लोकांना याची संधी घ्यावी असं आम्ही आवाहन करतो। चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए आए हुए शातिर व्हीकल चोर पुलिस के जाल में फंस गए। ये जिन्हें ग्राहक समझकर मोटरसाइकिल बेच रहे थे वो बदले हुए भेस में पुलिस के जवान थे। इनके कब्जे से 8 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। MIDC वॉलूज पुलिस को इत्तला मिली थी कि मंगल की शाम 2 अफराद मोटरसाइकिल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जोगेश्वरी के इलाके में सादा लिबास में मलबूस टीम रवाना कर दी। पुलिस का एक जवान इन दोनों तक पहुंच गया और फर्जी ग्राहक बनकर मोटरसाइकिल का सौदा किया। इस दरमियान व्हीकल चोरों को इस पर शक हो गया। दोनों ने यहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के एहलकारों ने पीछा करके इन्हें पकड़ लिया। इन दोनों के नाम गोरखनाथ सोनौने साकिन रांजनगांव और विठल नागरे साकिन चीतेगांव बताए जाते हैं। इन दोनों ने मुख्तलिफ इलाकों में व्हीकल चोरी की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर संदीप गिरमे, सब इंस्पेक्टर चेतन ओगले, प्रकाश गायकवाड़, राजाभाऊ कोल्हे और अविनाश ढगे वगैरह ने अंजाम दी। यूनिवर्सिटी कानून में रियासती हुकूमत की जानिब से की गई तरमीम वापस लेने के मुतालबे पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तहसील ऑफिस पर मुजाहरा किया। रियासती हुकूमत ने हाल ही में यूनिवर्सिटी कानून 2016 में तरमीम करके कुछ इख्तियारात रियासती हुकूमत को तफवीज़ किए थे। कुछ तंजीमें और सियासी जमातें इसकी मुखालिफत कर रही हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसकी मुखालिफत में आज तहसील ऑफिस पर मुजाहरा किया और तरमीम वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहरे की क़यादत जिला सेक्रेटरी नागेश गलांडे ने की, जिसमें परिषद के कारकुन और तलबा मौजूद थे। महाराष्ट्र शासनाने एक निर्णय घेतलेला आहे। विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये बदल करून एक प्रकुलपती नावाचं एक नवीन पद निर्माण केलेले आहे। संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपाल महोदय असतात, तर त्यांच्या खाली एक प्रकुलपती नावाचं एक पद निर्माण करून विद्यापीठाची स्वायत्ता धोक्यात आणण्याचा एक प्रयत्न चालू आहे। महाराष्ट्र सरकारने हा सगळं धोक्याचं काम बंद करावं।
जेव्हा आता प्रकुलपती म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री असतील तर पूर्ण शिक्षण क्षेत्रामध्ये पूर्ण विद्यापीठामध्ये एक राजनैतिक हस्तक्षेप निर्माण होईल. त्यामुळे हे निर्णय रद्द करण्यात यावा, हा निर्णय मागं घेण्यात यावा. शिक्षण क्षेत्रामध्ये जी प्राध्यापक भरती, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रश्न जे निर्माण होत असतात ते आजकाल आता काही नेत्यांनी सोडवायचे का, त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा. विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचं काम हे महाराष्ट्र शासनाकडून सरकारकडून झालेलं आहे आणि त्याच निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनं विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन आज चालू केलेलं आहे आणि विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा हा काळा कायदा हा रद्द करण्यात यावा. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा याच्यामध्ये काही बदल करण्यात आले, त्याच्यामध्ये प्रकुलपती नावाची नवीन नेमणूक करून विद्यापीठामध्ये सरळ सरळ राजकारण करण्याचं काम हे माननीय उदय सामंत यांनी केलेलं आहे व महाराष्ट्राच्या या तिघाडी सरकारनं बिघाडी सरकारनं हे काम केलेलं आहे. पण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते, ही छात्र शक्ती, ही राष्ट्रशक्ती हे या महाराष्ट्र सरकारला त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही आणि या झोपेचं सोंग घेतलेल्या महाराष्ट्र सरकारचं डोकं ठिकाणावर आणल्याशिवाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राहणार नाही. शाहजहांपुर के क्रिकेट खिलाड़ी आदिल मुनीर शेख अब बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे. नेपाल के पोखरा में मुनक्किदा इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इनका इंतखाब अमल में आया है. नेपाल के पोखरा शहर में 23 से 27 फरवरी के दरमियान इंटरनेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा. टूर्नामेंट में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं. औरंगाबाद के सनती इलाके में वालुद से करीब शाहजहांपुर के होनहार क्रिकेट खिलाड़ी आदिल मुनीर शेख को इस टूर्नामेंट के लिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है. इनके सिलेक्शन पर क्रिकेट के हलकों में खुशी का माहौल है. महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की सेक्रेटरी मीनाक्षी गिरी, जिला सेक्रेटरी शफीक शेख, शेख मुनीर, अमोल मुंगीकर, सैयद इरफान, सीके जाधव, नारायण शिंदे, कैलाश जाधव, अनिल शीरे वगैरह ने आदिल शेख का इस्तकबाल किया और टूर्नामेंट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. टेनिस क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया कडून मला संधी भेटली आहे इंडिया टीमला रिप्रेझेंट करण्यासाठी. मला लहानपणापासूनच क्रिकेटचा छंद होतो. लहानपणापासूनच मी क्रिकेट साजापूर संघाकडून खेळायचो. नंतर मला टेनिस क्रिकेट असोसिएशन ऑफ औरंगाबाद शेख शफी सर यांनी मला संधी दिली. मला अंडर 19 मध्ये मला नाशिकला घेऊन गेले. तिथं माझा परफॉर्मन्स चांगला झाला. ते परफॉर्मन्स बघून मीनाक्षी गिरी मॅडम, स्वप्नील थोंबडे सर यांनी माझा टेनिस क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडिया मध्ये माझा सिलेक्ट केला. माझी ही सक्सेस मागं माझ्या घरच्यांचा खूप हात आहे. मम्मी पप्पा त्यांनी नेहमी मला सपोर्ट केला. माझे काका त्यांनी मला नेहमी सपोर्ट केला. माझा सिलेक्शन आता नेपाल देशामध्ये झाला. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. फिरका परस्त बुज़दिलों को ललकारने वाली बहादुर मुस्लिम लड़की की दहाड़ ने सियासी जमातों और तंजीमों को जगा दिया. हिजाब पर जारी घिनौनी सियासत के खिलाफ शहर में हुए खवातीन भी आई आगे. वज़ीर आज़म के मुतनाज़ा बयान पर भड़की कांग्रेस. मोदी को दिलाई शर्म, मुल्क से माफी मांगने का किया मुतालबा. मेंबर असेंबली मनीषा कायंदे ने कहा, शक्ति कानून से खवातीन पर मुजालिम के वाक़यात होंगे कम. और भेस बदलकर MIDC वॉलिश पुलिस ने 2 व्हीकल चोरों को किया गिरफ्तार. इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.